Okay, good evening, students. Last time जो भी हमने किया था, we will just do a quick recap. Yes. Okay, I hope attendance part is over. Yes. Okay, fine. I am clearly audible to everyone, right? सबको मेरी आवाज आ रही है clearly? Okay. Okay, great. All right. So I'll start sharing my screen. तो लास्ट टाइम हमने ग्रेविटी चैप्टर में हमने ये पढ़ा था, ग्रेविटेशन चैप्टर में ये पढ़ा था कि कौन कौन से फोर्सेस होते हैं नेचर में, उसके बाद कौन कौन से फोर्सेस अलग अलग बॉडीज पे एक्ट करते हैं, और उसके जो रीजंस होते हैं रिलेटेड टू एनी प्लानिटरी सिस्टम या रिलेटेड टू सेलेस्टियल बॉडीज, कहाँ पे कौन से जो लॉज होते हैं वो फोर्स, डिस्टेंस और उसके मास की वजह से चेंज होते हैं। ओके, तो इसी तरह से हमने लास्ट टाइम कुछ लॉज भी पढ़े थे। अभी एंशियंट टाइम में काफी सारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने अलग अलग लॉज मेंशन किए थे। उनमें से एक केपलर जी थे, उन्होंने 3 प्लैनेटरी मोशन के लॉज दिए थे। ओके, तो हमने ये देखा था कि फर्स्ट लॉ ये बताता है जब प्लैनेट की ऑर्बिट होती है वो सन की ओर एलिप्टिकल फॉर्म में होती है, एग शेप ऑर्बिट होती है। सेकेंड लॉ में हमने ये देखा था जब ये एलिप्टिकल ऑर्बिट होती है तो ये एक इक्वल एरियाज को स्वीप करते जाती है। ओके, और हमने थर्ड लॉ में देखा था कि जब इसकी जो स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन अराउंड सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन। इसका मतलब है कि ये जो टाइम का स्क्वायर है विल बी डिवाइडेड बाय द रेडियस ऑफ दैट डिस्टेंस। यहाँ का डिस्टेंस, यहाँ का डिस्टेंस ये क्यूब में रहेगा और जो टाइम रहेगा इट विल बी इन स्क्वायर। इसके बारे में हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। सो आई होप यहाँ तक कि किसी को भी कोई डाउट नहीं है। जब भी हमने प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटाई थी तो हमको कांस्टेंट मिला था, तो के को हमने केपलर कांस्टेंट करके कह के ये लॉज को प्रूव कर दिए थे। सो आई होप दिस पार्ट इज वेरी मच क्लियर विथ एवरीवन. Yes, no doubts. Okay. Any new students here? Please write in chat box new. Any new students? Please write in chat box so I can quickly recap. New, okay. Okay. Okay, तो मैं आपको क्विकली पीपीटी के थ्रू लेके चलती हूँ, सो यू विल जस्ट गेट एन आइडिया हमने अब तक क्या किया है। तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, जस्ट क्विकली आई स्टार्ट। हमने यहाँ से फर्स्ट ये देखा था ग्रेविटेशन और ग्रेविटी के बीच में डिफरेंस क्या है, ये देखा था। तो हमने ये देखते वक्त ये पढ़ा था कि जब कोई भी दो बॉडीज के बीच में डिफरेंस होता है उसे हम ग्रेविटेशन बोलते हैं। इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन acting between any two bodies in the universe throughout the universe. Okay, तो पूरे यूनिवर्स में जितने भी बॉडीज रहेंगे उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा वो हम ग्रेविटेशन फोर्स करके उसे नाम देते हैं। ग्रेविटी क्या होती है? ग्रेविटी वो होती है जो कोई भी बॉडी, या फिर अर्थ रहने दो या जुपिटर रहने दो, तो वो जो सेंटर पुलिंग फोर्स होता है जो सेंटर की ओर अट्रैक्ट करता है, ओके, उसे हम बोलते हैं ग्रेविटी। ओके, अभी अर्थ के बारे में पढ़ेंगे बिकॉज वी आर स्टेइंग ऑन अर्थ। और अर्थ में कैसे होता है कि ये जो सराउंडिंग पुल होता है वो सेंटर की ओर अट्रैक्ट करता है। तो इसी बेसिस पे हमने देखे थे कि इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट विच वाज सर आइजैक न्यूटन, ओके, उनके बारे में हमने पढ़ा था कि इन्होंने ग्रेविटेशन फोर्स का जो अलग अलग इक्वेशंस है, मोशन है, लॉज ऑफ मोशन, ये सारे इन्वेंट किए थे और इन्होंने इनके बारे में डिटेल जानकारी उनकी बुक प्रिंसिपिया करके इसमें दी थी। एंड दिस बुक वाज रिटन, केपलर हैड गिवन 3 लॉज डिस्क्राइबिंग द प्लैनेटरी मोशन। इस बुक में ये भी बताया है कि केपलर जी के 3 लॉज को इन्होंने रेफरेंस के तौर पे यूज किया है टू डिराइव दिस इक्वेशंस। उसके बाद ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क भी इन्होंने किया है, जस्ट लाइक इन्वेंशन ऑफ लाइट, हीट एंड साउंड इन मैथमेटिक्स। और इन्होंने ये भी इन्वेंट किया है कि मैथमेटिक्स का सबसे नया ब्रांच विच इज कॉल्ड एज कैलकुलस, जिसने बहुत सारे न्यू ओपनिंग्स में स्टेप इन किया है। हमारे पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हो गए साइंस में, अपार्ट फ्रॉम ओनली एस्ट्रोलॉजी एंड अपार्ट फ्रॉम
बायोलॉजी, केमिस्ट्री या फिजिक्स, कैलकुलस ने बहुत सारे अलग अलग ब्रांचेस को ओपन अप किया है। इसके बारे में हमने ये भी पढ़ा था सर आइजैक न्यूटन के बारे में, उन्होंने ग्रेविटेशन का लॉ किस तरह से डिस्कवर किया था। तो ये जो एप्पल है वो उनके सर पे गिरा था, ये हम सभी को पता है, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो क्रिटिकल थिंकिंग की थी इसके ऊपर, जो क्रिटिकली एनालिसिस किया था, उन्होंने राइज किया कि ये जो ग्रेविटेशन लॉ है, इट नॉट ओनली इज लिमिटेड टू वन प्लैनेट, इट इज ऑल्सो लिमिटेड टू अदर, इट इज ऑल्सो एक्सटेंडेड टू अदर सेलेस्टियल बॉडीज, बाकी की सेलेस्टियल बॉडीज पे भी ये लॉ अप्लाई होता है। ओके, तो इसके बाद हमने ये भी देखा था सर्क्यूलर मोशन और सेंट्रिपिटल फोर्स। अब ये सर्क्यूलर मोशन और सेंट्रिपिटल फोर्स ग्रेविटेशन लॉ में मतलब ग्रेविटेशन चैप्टर में कैसे लिंक हुए, ये इन मून की वजह से लिंक हुए, क्योंकि ये मून जो है हमारी अर्थ की ओर सर्क्युलर मोशन में घुमता है। हा जो चंद्र आहे आपल्या पृथ्वीच्या भोवती फिरत असतो, तर सर आयझॅक न्यूटनने हा विचार केला, जर ऍपल पृथ्वीवरती पडू शकतो, ऍपल ग्राउंड वरती फॉल होऊ शकतो एकदम सेंटर मध्ये, तर हा मून का नाही फॉल होत। ओके, तर त्यांनी आपलं जी विचारशक्ती होती ती मून पर्यंत एक्सटेंड केली, वेगवेगळ्या तुमच्या जे ऑब्जेक्ट्स आहेत किंवा जे प्लॅनेटरी जे सेलेस्टियल बॉडीज आहेत तिथपर्यंत एक्सटेंड केली, की का म्हणून ज्युपिटरचे मून सुद्धा त्यांच्यावरती पडत नाही। तर त्या कॉन्सेप्ट वरून त्यांना हे कळालं की सर्क्युलर मोशन असतं आणि सेंट्रिपिटल फोर्स असतो। आता लहानपणी आपण सगळ्यांनी ती ऍक्टिव्हिटी केलीच आहे, दगडाला धागा बांधून आपण दगड फिरवलेला आहे, किंवा कुठल्याही वस्तूला तुम्ही धागा बांधून तुमच्या डोक्यावरती फिरवली तर ती एका वेळेला एका मोशन मध्ये जाते, त्या मोशनला आपण सर्क्युलर मोशन बोलतो। आता त्या सर्क्युलर मोशन मध्ये एक सेंट्रिपिटल फोर्स सुद्धा असतो। सेंट्रिपिटल फोर्स काय असतो, त्याला आपण बोलतो सेंटर अट्रॅक्टिंग फोर्स और सेंटर सीकिंग फोर्स। ओके, जेव्हा आपण या सेंट्रिपिटल फोर्स बद्दल बोलतो, सेंटर सीकिंग फोर्स बद्दल बोलतो, याचा अर्थ हे आहे की तुमची जी बॉडी आहे किंवा कुठलीही वस्तू आहे ज्याला तुम्ही गोल फिरवतात, ओके, त्याचा जो मास आहे तो सेंटर मध्ये कॉन्सन्ट्रेट होतो। ज्या वेळेला तुमचा हा धागा किंवा ज्या वेळेला तुमची ही जे कनेक्शन आहे इथून डिस्कनेक्ट झाला किंवा तुटला, तर त्याच्यानंतर काय होणार, इकडे जो ऑब्जेक्ट आहे तो एका मोशन मध्ये फिरून एका पॉइंटला येऊन जेव्हा त्याच्यावरती सेंटर अट्रॅक्टिंग फोर्स संपून जातो, तो टँजेन्शियल डायरेक्शन मध्ये फेकला जातो। ओके, त्याचा अर्थ हे आहे, इथे तुमची स्ट्रिंग इथे आली आणि इथे येऊन एका पॉइंटला ही स्ट्रिंग तुटली, तर हा जो ऑब्जेक्ट आहे ह्याच्यावरती जो सेंटरचा फोर्स आहे तो अट्रॅक्ट होणं कमी होणार आणि अल्टिमेटली टँजेन्शियल डायरेक्शनला फेकला जाणार कुठलाही ऑब्जेक्ट। ह्याच्यामध्ये एक अजून गोष्ट आहे की हा टँजेन्शियल डायरेक्शन जे आहे हा तुमच्या सेंटरला परपेंडिक्युलर असणार। ओके, म्हणजे इकडे 90 डिग्रीचा अँगल फॉर्म होणार। ओके, तर हे आपण लास्ट टाइम पाहिलेलं, तर याबद्दल आपण वाचलेलं, तुम्ही जे न्यू स्टुडंट्स आहेत ते एकदा टेक्स्टबुक ला गो थ्रू करा, एकदा वाचा। जर का तुम्हाला डाऊट असेल तर आपण नेक्स्ट मंडेला हे डाऊट सॉल्व्ह करू। ओके, किंवा दुसरा जेव्हा माझा क्लास असेल तेव्हा आपण त्यावेळेला हे डाऊट सॉल्व्ह करू। तर एकदा जस्ट हे टेक्स्टबुक मधून रीड करा, तुम्हाला हे क्लिअरली कळेल। त्याच्यानंतर आपण काही एक्झाम्पल्स पाहिले सर्क्युलर मोशनचे आणि सेंट्रिपिटल फोर्सचे। ओके, जसं की हा बकेट आहे, जे तुम्ही गावामध्ये पाहिलं असेल, काही लोक बकेटला असं डोक्यावरती गोल फिरून मग विहिरीत टाकतात किंवा नदीमध्ये टाकतात पाणी जमा करण्याकरता। तर हा बकेट जो आहे आधी त्याला सर्क्युलर मोशन मध्ये सेट करतात, त्यानंतर त्याला नदीमध्ये टाकतात। ओके, त्याच्यानंतर ही जायंट व्हील सुद्धा असतं, जत्रेमध्ये तुम्ही पाहिलं असेल, जत्रेमध्ये सुद्धा हे सगळे तुम्हाला पाहायला मिळतात। हे सुद्धा सर्क्युलर मोशनच्या कॉन्सेप्ट वरती बेस्ड असतं। जे तुमच्या डे टू डे लाईफ मध्ये तुम्ही असे खूप सारी गोष्टी पाहिले असेल जे सर्क्युलर मोशन तुम्हाला दाखवतात, टॉप आहे, भवरा जे तुम्ही खेळतात वगैरे, हे सगळे याच कॉन्सेप्ट वरती बेस्ड असतात। सेंट्रिपिटल फोर्स काय असतो, थोडासा डिफरंट असेल, जास्त नाही। ह्याच्यामध्ये सेंटर सीकिंग फोर्स, कुठलीही ऑब्जेक्ट, आता इकडे कुठली कनेक्टिव्हिटी नाहीये, पण इकडे जी ऑब्जेक्ट आहे, हे जे तुम्ही पाहिलं असेल पार्क वगैरे मध्ये, तिकडे हे जो कॉन्सेप्ट आहे हा सेंट्रिपिटल फोर्सचा कॉन्सेप्ट फॉलो करतो। कसं काय, तुम्हाला सीट बेल्ट मांडायला सांगतात आधी, त्यानंतर जेव्हा ही
स्टार्ट होतं तेव्हा तुमची जी बॉडी आहे ती सेंटरमध्ये फॉल होण्यासारखी फील करते. ओके, अल्टिमेटली जेव्हा तुम्ही परत खाली येतात त्याच्यानंतर परत वरती जातात तेव्हा ती सेंटरमध्ये फॉल होण्यासारखी फील करते बिकॉज ऑफ सेंट्रिपिटल फोर्स. जर का इकडे कधी पण एक असा इन्सिडेंट झाला, गॉड फॉरबिड असं नाही झालं पाहिजे, बट देन इन्सिडेंट झाला तर जो कुठलीही व्यक्ती इथून जेव्हा बाहेर निघते ती इनर्शियामुळे टँजेन्शियल डिरेक्शनला बाहेर निघणार, सेंटरमध्ये नाही निघणार. किंवा हा जर इकडे काहीही हे झालं तर हे इनर्शिया मुळे टँजेन्शियल डिरेक्शनला बाहेर निघणार. सेम विथ हिअर, जे शॉर्टपुट वगैरे तुम्ही स्पोर्ट्स डेला खेळले आहात स्कूलमध्ये तेव्हा सुद्धा हे सेंट्रिपिटल फोर्सचं कॉन्सेप्ट फॉलो करतो. तर हे आपण एक्झाम्पल्स लास्ट टाइम पाहिलेले. त्यानंतर आपण इंट्रोडक्शन टू केपलर केलेलं, नवीन सायंटिस्ट. ऍक्च्युली हे जे आहे ते न्यूटनच्या आधीपासून आहेत, सर आयझॅक न्यूटन पासून, पण त्यांच्या काळामध्ये त्यांच्याकडे इनफ रिसोर्सेस किंवा इनफ सोर्सेस नसल्यामुळे त्यांनी त्यांचे जे लॉज होते प्लॅनेटरी मोशनचे ते पॉस्ट्युलेट केले नाही किंवा त्यांनी त्या पॉस्ट्युलेटेड लॉज वरती जास्त काही काम करू शकले नाही. त्यामुळे त्यांची जी प्लॅनेटरी मोशनची जी थिअरी आहे ती जी आहे न्यूटनच्या हेल्पने ती प्रपोज करण्यात आली. ओके, त्याच्याबद्दल आपण हे पाहिले की केपलरचे 3 लॉज होते. ओके, त्या 3 लॉज मध्ये काय सांगितलेलं, फर्स्ट लॉ हा म्हणत होता की कुठलाही प्लॅनेट असेल तो जर का तुमच्या सनच्या भोवती फिरतो आहे तेव्हा तो एक एलिप्टिकल ऑर्बिट फॉलो करतो. ओके, ज्याच्यामध्ये काय होणार आहे, इकडे एका पार्टला सनच्या एकदम जवळ येणार प्लॅनेट आणि एका पार्टला सनच्या एकदम फार लांब जाणार प्लॅनेट. ओके, तर हा एलिप्टिकल ऑर्बिट फॉलो करतो. सेकंड लॉ मध्ये हे सांगितलं, एलिप्टिकल ऑर्बिट फॉलो करताना ज्या ज्या एरियाज ते स्वीप करतो प्लॅनेट, ओके, फॉर स्वीपचा अर्थ हे आहे या एरियापासून ते या एरियापर्यंत ट्रॅव्हल करणं. जर का पॉइंट ए पासून पॉइंट बी पर्यंत ट्रॅव्हल केला आणि ह्याला 5 मिनिटं लागले, त्याच्यानंतर पॉइंट सी पासून ते डी पर्यंत ट्रॅव्हल केला, इथे सुद्धा 5 मिनिटं लागले, पण इथे कमी एरिया स्वीप केला. ई पासून ते एफ पर्यंत ट्रॅव्हल केला आणि इथे सुद्धा 5 मिनिटं लागले. जर तुमचं टाइम इक्वल असेल तर ह्याचा अर्थ हे आहे की या प्लॅनेटने इक्वल एरिया स्वीप केले. बिकॉज ऑफ द डिस्टन्स फ्रॉम द सन हे तुम्हाला इक्वल नाही दिसणार, बट मॅथमॅटिकली हे सगळे इक्वल एरियाज यांनी स्वीप केलेले आहे. ओके, हे आपण सेकंड लॉ मध्ये पाहिलं. थर्ड लॉ मध्ये आपण एक कॅल्क्युलेशन्स पाहिलेत. त्याच्यामध्ये काय सांगितलं, द स्क्वेअर ऑफ इट्स पिरियड. पिरियड म्हणजे जे टाइम, जेवढा वेळ लागतो. ओके ओके square of its period of revolution around the sun is directly proportional to the cube of mean distance of planet from the sun. ओके, याचा अर्थ हे आहे की टी स्क्वेअर इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू आर क्यूब. म्हणजे जर का टाइम चेंज झाला तर त्याचा रेडियस सुद्धा चेंज होणार. कसं काय होणार, त्यासाठी मी तुम्हाला सेकंड लॉ वरती परत घेऊन जाते. जेव्हा तुमचा इकडे टाइम चेंज होतो, ओके, तर ह्याचा अर्थ हे आहे जेवढा एरिया स्वीप केलेला असेल तो सुद्धा चेंज होईल आणि ह्याचा जो रेडियस आहे हा सुद्धा चेंज होणार. ओके, हा एरिया चेंज होणार प्लस हा एरिया चेंज होणार. तर या थर्ड लॉ मध्ये हेच सांगितलं आहे आणि हे प्रूव्ह करण्याकरता केपलर कॉन्स्टंट के यूज करतो. आता लास्ट टाइम आपण हे पाहिलेलं टी स्क्वेअर इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू आर क्यूब. आता ह्याला मला अजून सिम्पल इक्वेशन मध्ये कन्वर्ट करायचं आहे. त्यासाठी काय केलं आपण, टी स्क्वेअर जेव्हा आपण प्रपोर्शनॅलिटीची साईन काढतो तेव्हा आपण एक कॉन्स्टंट अप्लाय करतो. तर मी जेव्हा प्रपोर्शनॅलिटीची साईन काढली तर प्रपोर्शनॅलिटीच्या साईनला इक्वल टू मध्ये कन्वर्ट केलं तर समोर एक कॉन्स्टंट आलं. ओके, आता जेव्हा कॉन्स्टंट आला तर कसं होणार की आता इकडे जे कॉन्स्टंट आहे तुमचा तो या साईडला फॉल झाला. आता जेव्हा माझं इक्वल टूच्या या बाजूला एक टर्म असते ती इक्वल टूच्या ऑपोजिट साईडला येते तर ती आपली जाग्याबरोबर आपली साईन चेंज करते. फॉर एक्झाम्पल इकडे टी स्क्वेअर इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द आर क्यूब. जर मी आर क्यूबला इक्वल टूच्या या बाजूला आणलं तर जो इकडे मल्टिप्लाय होतो तो इकडे येऊन डिवाइड होणार. म्हणून तुमचा टी स्क्वेअरच्या खाली आर क्यूब आला आणि इक्वल टू कॉन्स्टंट झाला. आणि या कॉन्स्टंटला आपण के सांगितलं. के इज नथिंग बट केपलर्स कॉन्स्टंट. आय होप इथपर्यंत सगळ्यांना क्लिअर आहेत केपलरचे तिन्ही लॉज.
ऑल द न्यू स्टुडंट्स, आय वेंट लिटल फास्टर बट देन आय होप इट इज क्लिअर. जर का तुम्हाला डाऊट असेल आपण नेक्स्ट सेशनमध्ये परत एकदा पाहूया. जेव्हा चॅप्टर एंड होईल मी एकदा परत रिवाइज करेन. ऑल द न्यू स्टूडेंट्स, सबको ये क्लियर हुआ अभी तक हमने क्या क्या किया था? प्लीज रिस्पॉन्ड इन चैट बॉक्स. एनी कंफ्यूजन? ओके ग्रेट. ओके ग्रेट. इसके बाद हमने न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टार्ट किया था. जैसे हमने देखा था स्टार्टिंग में ही ये जितने भी कंसिडरेशंस थे इंक्लूडिंग केपलर्स लॉ, इन्होंने न्यूटन की ये नए लॉ को, ये यूनिवर्सल लॉ को फॉर्म्युलेट करने में हेल्प किया है काफी. ओके, जो हा न्यूटनचा लॉ आहे, युनिव्हर्सल लॉ ज्याला आपण बोलतो, जो प्लॅनेटरी ऑर्बिट्स किंवा कुठल्याही सेलेस्टियल बॉडीला अप्लाय होतो, हा केपलरच्या लॉ वरती बेस्ड आहे. अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, every object in universe attracts every other object with a definite force. Okay, not only gravitational force. यूनिवर्स में बहुत सारे फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं. आपके रेडिएशंस प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियर फोर्स, योर लाइट न्यूक्लियर फोर्स, हैवी न्यूक्लियर फोर्स, मैग्नेटिक रेडिएशंस, बहुत सारे फोर्सेस होते हैं. कुछ फोर्सेस हमें पता भी नहीं है. ओके, तो ये सारे फोर्स जो होते हैं एक दूसरे के साथ एक अट्रैक्शन का फोर्स रखते हैं. ऑलराइट, according to this theory, every object in universe attracts every another object with a definite force. कोई ना कोई force तो होता ही है, depending on the nature of the planetary object. Okay, किससे बना हुआ object है, depending on the weight of that planetary object, उसका mass size कितना है, अर्थ जितना बड़ा है उससे छोटा है. कॉम्पोजिशन ऑफ प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट, उनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा मर्क्यूरी मिलता है या कार्बन से बना है या वहां पे आपका आयन ऑक्साइड से बना है, जो भी कॉम्पोजिशन रहेगा वो एक फोर्स के साथ मिलके एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और एक फोर्स ऑफ रेपल्शन क्रिएट करते हैं. ठीक है, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. ओके, इसका मतलब ये है कोई भी फोर्स जो होता है यूनिवर्स में वो एक तरह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे होते हैं? प्रोडक्ट ऑफ द मासेस. मतलब फोर्स, जब मासेस बढ़ेंगे तो फोर्स भी बढ़ेगा. ओके, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम. अगर उनके बीच में डिस्टेंस घट गया तो उनके बीच में फोर्स बढ़ेगा, मासेस फोर्स बढ़ेगा, और अगर डिस्टेंस बढ़ गया तो उसके बीच में फोर्स घटेगा. नाउ टू बी वेरी वेरी सिंपल विद दिस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है अगर फोर्स बढ़ा तो मास भी बढ़ेगा, इसको हम डायरेक्ट प्रोपोर्शनल बोलते हैं. और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है फोर्स बढ़ा तो इसका डिस्टेंस घटेगा, या डिस्टेंस बढ़ा तो फोर्स घटेगा, ऑपोजिट रहेगा. इसलिए डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. आई होप इन दोनों टर्म्स के बीच में आपको डिफरेंस समझा है. कभी हम इनवर्सली बोलते हैं, कभी हम डायरेक्टली बोलते हैं. एवरीवन? Okay, great. The center of the mass of an object is a point inside or outside the object at which, okay, great. At which the total mass of the object can be assumed to be concentrated. कोई भी spherical object है, कोई भी spherical object रहने दो, उस spherical object का जो mass रहेगा उसके center पे based रहेगा. Okay? अगर आप कोई भी प्लैनेट्स देखोगे, इवन इफ यू टेक योर डॉफ प्लैनेट, इवन अगर आप देखोगे आपके स्टार्स रहेंगे, इवन सन को ले लो, सन भी एक स्टार है. तो स्टार जो होते हैं या प्लैनेट्स होते हैं, उनका जो मास होता है उनके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड होता है. जो भी आएगा वो उनके सेंटर से ही आएगा. ओके, तो उन्होंने क्या बताया? द सेंटर ऑफ मास ऑफ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट हैविंग यूनिफॉर्म डेंसिटी इज इट्स एट ज्योमेट्रिकल सेंटर. ज्योमेट्रिकल सेंटर का मतलब ये है कभी कभी किसी प्लैनेट्स के शेप एग्जैक्ट सर्कल नहीं होते हैं, कोई कोई एलिप्टिकल भी होते हैं, जैसे हमारी अर्थ है. ओके, वैसे हम अपना ग्लोब एकदम राउंड बनाते हैं, बट एक्चुअली हमारी ग्लोब का शेप थोड़ा सा फ्लैटेंड है टॉप से. ओके, हमारे अर्थ का जो शेप है थोड़ा सा फ्लैटेंड है टॉप से. सो हम ज्योमेट्रिकल सेंटर की बात करते हैं. जहां से भी वो सेंटर आएगा, अगर नॉर्थ पोल से आया, साउथ पोल से आया,
या इक्वेटोरियल साइड से जो भी ज्योमेट्रिकल सेंटर आएगा उस पे उसकी पूरी डेंसिटी बेस्ड रहती है। सभी को समझा हम ज्योमेट्रिकल सेंटर ये टर्म क्यों यूज करते हैं? ओके, always while solving sums in physics, while working out in physics, आपको एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि आपको ये सारे जो छोटे छोटे टर्म्स है ये नोटिस करने हैं। आप डायरेक्टली सेंटर नहीं लिख सकते हैं। ओके, आपको ज्योमेट्रिकल सेंटर ये टर्म मेंशन करनी है जहां जहां पे भी एप्लीकेबल रहता है। ओके, the center of the mass of any object having uniform density is at its centroid। इस ज्योमेट्रिकल सेंटर को हम बोलते हैं centroid। I hope everyone is clear till here. Yes? Okay. All the students? Yes, great. ठीक है, अभी हम आते हैं न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे। हमने क्या पढ़ा था? अगर आपका मास 1 है ऑब्जेक्ट का और दूसरा है मास 2, मास 1 वाला आपका जो सेलेस्टियल जो भी ऑब्जेक्ट है वो बड़ा है मास 2 से। ओके, सपोज इसका मास है 5 किलो, इसका है 10 किलो। ओके, अब ये दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। इसका फोर्स थोड़ा अलग रहेगा डिपेंडिंग ऑन द वेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट और मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसका फोर्स थोड़ा डिफरेंट रहेगा डिपेंडिंग ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, लेकिन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। अब और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और ये मास किसके ऊपर डिपेंड करता है कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है। ओके, अगर डिस्टन्स को बढ़ाया जाए या घटाया जाए, वाढवलं आणि कमी केलं तर काय फरक पडेल ते आपण या इक्वेशनजून बघणार आहोत। ओके, सो दिस फिगर शोज टू ऑब्जेक्ट विथ masses m1 and m2 and they are kept at a distance from each other which is d. Mathematically, gravitational force of attraction between these two bodies can be written। अब ये फोर्स हम ग्रेविटी का कैसे लिखेंगे? F is directly proportional to m1 into m2 upon d square, or F is equals to capital G m1 into m2 upon d square। अब ये इक्वेशन कहां से आया? इसके लिए मैं आपको वापस से पीछे ले चलती हूं। क्या आपने ये स्टेटमेंट पढ़ा? द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मासेस ऑफ द टू ऑब्जेक्ट। तो टू ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से है? m1 और m2, तो इन दोनों का प्रोडक्ट। इसलिए हमने f को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डाला m1 इंटू m2। ओके, और दूसरा स्टेटमेंट क्या बताया इसमें? एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इसका मतलब ये है इनवर्सली, मतलब ये ऑब्वियसली ये जो टर्म है m1 और m2 के साथ मल्टीप्लाई नहीं होगी। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब इससे डिवाइड होगी d स्क्वायर। ओके, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, जब आप प्रोपोर्शनलिटी की साइन निकालते हो तो आपके यहाँ पे एक कांस्टेंट ऐड होता है। जैसे हम यहाँ पे ग्रेविटेशन का यूनिवर्सल लॉ पढ़ रहे हैं, इस बार यहाँ पे कैपिटल G ऐड होगा जिसे हम यूनिवर्सल ग्रेविटी बोलते हैं। ओके, दिस इज कॉल्ड एज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्स में ये ग्रेविटी फोर्स कांस्टेंट रहेगी। जब मैंने ये प्रोपोर्शनलिटी हटाई तो इक्वल टू बन गया और यहाँ पे G ऐड हो गया, बाकी पूरा इक्वेशन आपका सेम रह गया। ये सभी को समझा स्टूडेंट्स? ये इक्वेशन डिराइव कैसे हुआ, ये इक्वेशन बना कैसे? कहीं से नहीं, आपके स्टेटमेंट से बना है। ये कोई नई बात नहीं है इसमें। इजी, नो डाउट, इजी टू अंडरस्टैंड। ओके, अब हम आते हैं वर्ड्स पे। हियर G is constant of proportionality and this is called as universal gravitational constant। तो यूनिवर्स में जो ग्रेविटी का फोर्स रहेगा वो G से रिप्रेजेंट होगा। ओके, द अबव लॉ मीन्स दैट इफ द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड, द फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स विल ऑल्सो डबल। इस इक्वेशन का मतलब है अगर मैंने मास को बढ़ा दिया तो दोनों का फोर्स भी डबल हो जाएगा। ओके, ऑल्सो इफ distance is doubled, the force will decrease by the factor of 4। ओके, क्योंकि हमने यहाँ पे d स्क्वेअर लिया है। अगर हमने यहाँ पे ओके जर आपण इकडे फोर्स डिक्रीज केला
तर इकडे आपला जो डिस्टन्स आहे बाय फॅक्टर ऑफ 4 डिक्रीज होणार. काय डिक्रीज होणार? डिस्टन्स डिक्रीज होणार. का म्हणून? कारण की आपला जो फोर्स आहे तो इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल आहे डिस्टन्सला. त्याचा अर्थ हे आहे, एक वाढला तर दुसरा कमी होईल, जर दुसरा वाढला तर फोर्स कमी होईल. सगळ्यांना हा पार्ट समजलेला आहे? सभी को ये पार्ट समझा है स्टूडेंट्स? अगर आपका फोर्स बढ़ा तो डिस्टेंस कम होगा, अगर डिस्टेंस बढ़ा तो फोर्स कम होगा. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने फोर्स को मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो डिस्टेंस 4 गुना से कम होगा, क्योंकि ये भी मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, करेक्ट. पर ये यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हमको इसे डिवाइड करना पड़ेगा, तो अल्टीमेटली ये 4 गुना कम होगा. अगर हम इसे 6 गुना बढ़ाएंगे तो ये 8 गुना कम होगा. 2 बढ़ते जाएगा. सभी को ये पार्ट क्लियर है? किसी को कोई डाउट है यहाँ तक स्टूडेंट्स? एनी डाउट्स? क्या हम आगे बढ़े नेक्स्ट पार्ट पे? इक्वेशन समझना बहुत जरूरी है. इट विल हेल्प यू इन योर वर्ड प्रॉब्लम्स. ओके, सारे नए स्टूडेंट्स को भी क्लियर है? ऑल द न्यू स्टूडेंट्स प्लीज राइट इन चैट बॉक्स, टाइप इन चैट बॉक्स. क्लियर? ओके, ग्रेट. ठीक है. ओके, सो इफ टू बॉडीज आर स्फेरिकल, अभी आपको एक ध्यान रखना है, इफ टू बॉडीज आर स्फेरिकल द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑलवेज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द बॉडीज. इसका मतलब ये है, अगर आपकी ये बॉडी स्फेरिकल है यहाँ पे, तो इनकी जो लाइन जॉइनिंग रहेगी वो सेंटर से जनरेट होगी. जैसे हमने ऑलरेडी देखा, जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा वो सेंटर बेस्ड फोर्स रहता है, सेंटर से जनरेट होता है. तो ये जो लाइन है सेंटर से फोर्स की निकलेगी वो सेंटर से आएगी. ओके, यहाँ पे एंड द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज टेकन टू बी डी. ओके, तो हम सेंटर डिस्टेंस भी यहाँ से काउंट नहीं करेंगे, सर्कमफेरेंस से हम सेंटर को से इसका डिस्टेंस काउंट करेंगे, क्योंकि इसका जो फोर्स जनरेट हो रहा है वो सेंटर से जनरेट हो रहा है, बिकॉज इसका मास जो है सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है. ये स्टेटमेंट सभी को क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? यस, आई विल आस्क 10 टाइम्स, क्योंकि मुझे ये पार्ट जो है सभी को क्लियर करना है. सो आई होप ये स्टेटमेंट सभी को क्लियर हुआ है. कैन वी गो अहेड? यस, ओके. अभी हम आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट स्टेट पे. इन केस व्हेन बॉडीज आर नॉट स्फेरिकल, अभी इमेजिन कर लो ये स्फेरिकल बॉडीज नहीं है. ओके, ओके, ग्रेट ग्रेट. सो इन केस आप इमेजिन कर लो ये बॉडी स्फेरिकल नहीं है और हैव इरेग्युलर शेप, या इनका शेप एक इरेग्युलर है. सपोज आप स्क्वायर समझ लो या रेक्टेंगल समझ लो. ओके, then the direction of the force is along the line joining their centers of the mass. So जो मास के सेंटर से निकलेगी लाइन, जो ज्वाइन होगी, वहां से इसका फोर्स और डायरेक्शन वहां से डिसाइड किया जाएगा. और यहाँ पे भी d को डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स ऑफ द मासेस लिया जाएगा. ओके, इवन इरेगुलर ऑब्जेक्ट के लिए भी सेम चीज कैलकुलेट की जाएगी, लेकिन वो सेंटर से जनरेट होनी चाहिए, जो भी उनका ज्योमेट्रिकल सेंटर रहेगा. ओके, स्क्वायर का या रेक्टेंगल का ज्योमेट्रिकल सेंटर काउंट करेंगे. अब यहाँ पे और एक बात है, फ्रॉम इक्वेशन 2 इट कैन बी सीन दैट वैल्यू ऑफ g इन ग्रेविटेशनल फोर्स acting between two unit masses is kept at unit distance away from each other. Thus, in SI units, the value of g is equal to the gravitational force between two masses of 1 kg kept 1 meter apart. हम usually कोई भी calculation करने के लिए 1 से count करते हैं. The lowest number we take is 1. Correct? 1 gram of water at 1 degree Celsius, 1 kilogram at 1 meter apart. तो हम इसे 1 से count करते हैं. तो ये बाय डिफॉल्ट वैल्यू है. ये कहाँ से आया, क्यों आया, या पूछिए मत. दिस इज वी टेक इट एज अजम्पशन फ्रॉम 1 kg. हम स्टार्ट 1 से करते हैं, क्योंकि लोएस्ट नंबर से स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पे क्या बताया है कि g क्या है, g इज नथिंग ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू यूनिट मासेस. ये एक यूनिट मास मतलब 1, और यहाँ पे भी दूसरे वाले मास पे जो भी एक्ट करता है. जब ये डिस्टेंस कोई एक यूनिट डिस्टेंस, अगेन ये 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखा गया है, तो
ये 1 मीटर और ये 1 किलोग्राम समझ लीजिए, या इसे 1 किलोग्राम समझ लीजिए, इसे 2 किलोग्राम समझ लीजिए, ठीक है। तो ये ग्रेविटेशन फोर्स जो है जी इज नथिंग बट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, क्योंकि हमने यहाँ पे अल्फा की साइन या प्रोपोर्शनलिटी की साइन हटा दी है तो हमारे पास जी कांस्टेंट मिला। ओके, सो ये तो था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आई होप ये सभी को क्लियर हो गया है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इजी टू अंडरस्टैंड। कोई भी चीज आपको अज्यूम करके या बाय हार्ट करके लिखनी नहीं है, गो विथ अंडरस्टैंडिंग। आप दोबारा से ये वीडियो देख लो, जिनको भी नहीं समझ में आए या जिनको कनेक्टिविटी इशू है, दोबारा से ये वीडियो देख लो और समझ के आपको जो भी करना है। ओके, चलो अब आते हैं हम दोबारा एक बार अपने टेक्स्ट बुक पे, ठीक है। ओके, ग्रेट ग्रेट। अब यहाँ पे हमारे टेक्स्ट बुक में सेम दिया गया है, यहाँ पे भी कि हमने जो डिस्टेंस वगैरह लिया, जी कहाँ से आया। ओके, now show that SI units, the unit of G is Newton meter kg square. The value of G was first experimentally measured by Henry Cavendish. In SI unit, the value is 6.673 into 10 raised to minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये पूरा यूनिट है। ओके, ये भी मैथमेटिकली प्रूव किया था, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। और ये जो है ये हेनरी जी ने इसको डिस्कवर किया, एक्सपेरिमेंटली मेजर किया था। तो ये जो जी की वैल्यू है, कैपिटल जी की वैल्यू, ये कांस्टेंट रहेगी थ्रू आउट द यूनिवर्स। ओके, ये कैपिटल जी की वैल्यू जो है ये चेंज नहीं होगी। ओके, ये हायर इक्वेशन है, फिलहाल आपको ये समझने की जरूरत नहीं है कहाँ से आई ये वैल्यू, कैसे आई। अब जस्ट समझ लो कैपिटल जी की वैल्यू ये है। यूजुअली हम कैलकुलेशन के लिए 6.673 तक ही लेते हैं, इसके आगे भी नंबर्स है तो हम इतने ही काउंट करेंगे, ठीक है। अब आते हैं हम दूसरे पार्ट पे। द सेंटर ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ पॉइंट इनसाइड और आउटसाइड द ऑब्जेक्ट। ये सभी को क्लियर है कि ये सेंटर पे ही या आउट ऑफ द ऑब्जेक्ट के बाहर, डिपेंडिंग अपॉन द फोर्स जो उसके ऊपर एक्ट कर रहा है। तो ये हमने ऑलरेडी देख लिया था, ठीक है। नाउ व्हाई डिड न्यूटन अज्यूम इनवर्स स्क्वायर डिपेंडेंस ऑन डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस को इनवर्स पे क्यों डाला उन्होंने, या in this law of gravitation he was helped by Kepler's third law in this as shown below। अब ये जो डिस्टेंस का स्क्वायर जो था, इन्होंने केपलर के थर्ड लॉ पे इंस्पायर होके इन्होंने डाला था। ओके, इन्होंने केपलर का लॉ पढ़ा था और इनको केपलर का लॉ काफी जस्टिफाइड लगा, तो इन्होंने सेम इक्वेशन लिया, सिर्फ उसमें थोड़े चेंजेस किए। अगर आप केपलर का लॉ नोटिस करोगे यहाँ पे, दिस इज द थर्ड लॉ। यहाँ पे भी आर क्यूब इज नथिंग बट डिस्टेंस, रेडियस जो मैंने आपसे बताया था दैट इज नथिंग बट डिस्टेंस, दोनों प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट्स के बीच में डिस्टेंस। और हमारे यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो इट इज नथिंग बट डिस्टेंस, सिर्फ यहाँ पे नाम डी दिया है, इसको भी स्क्वायर रखा है। यहाँ पे थोड़े मॉडिफिकेशंस किए हैं, आर क्यूब रखा है। ओके, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ टाइम काउंट किया है, बट यहाँ पे फोर्स और मास दोनों भी काउंट किए हैं। ये सभी इक्वेशंस में आपको डिफरेंस समझा क्यों इन्होंने लिया है स्क्वायर में, क्योंकि इन्होंने इक्वेशन को और भी ज्यादा सिंप्लीफाई किया। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स, यहाँ पे किसी को कोई भी डाउट है? आई होप नो। जी, ओके, कैन वी गो टू न्यू पार्ट? ओके, तो अभी हम चलते हैं हमारे नए पार्ट पे, जिसका नाम है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रिपिटल फोर्स। ओके, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रिपिटल फोर्स is considered an object moving in a circle with constant speed, जैसे कि हमारी सैटेलाइट, जैसे मून, ओके, जो हमारी नेचुरल सैटेलाइट है, जैसे हमारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, ये हमारे प्लॅनेट के अराउंड, आपल्या पृथ्वीच्या भोवती एका कॉन्स्टंट स्पीडने फिरतात। ओके, त्यावेळेला आपण हे दोन कॉन्सेप्ट यूज करतो। युनिफॉर्म म्हणजे एक कॉन्स्टंट स्पीडने मूव्ह होणारा ऑब्जेक्ट, आणि मॅग्निट्यूड ऑफ सेंट्रिपिटल फोर्स तेव्हाच कॅल्क्युलेट होतो जेव्हा तुमची ऑब्जेक्ट जी आहे एक युनिफॉर्म पाथ फॉलो करते। ओके, तर आपण सध्या युनिफॉर्म मोशनशी रिलेटेड इक्वेशन्स बघणार आहोत। इथे काय होणार आहे,
we have seen earlier that such motion is possible only when object is constantly acted upon by force directed towards the center of the circle. ओके तो इसका मतलब ये है कि ये जो मोशन है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तभी बोलेंगे जब सेम फोर्स सेंटर से इस ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रहा हो और ये जो ऑब्जेक्ट है एक सर्कुलर पाथ को रेगुलरली फॉलो कर रहा हो. ओके कहीं पे भी इसकी स्पीड कम ना हो, कहीं पे भी इसके बीच में सेंट्रीपिटल फोर्स की कोई कमी ना रहे. ओके तो ये जो फोर्स है तभी एक्ट करेगा. दिस फोर्स इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स. If m is the mass of the object, v is its speed, and r is the radius of the circle, then it can be shown that the force is equal to F is equal to mv square upon r. Okay? इसका मतलब ये है, to be very very simple, अगर आपका जो फोर्स है, okay, यहाँ पे ये मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है, एक कुछ मास है, सपोज समझ लो एक किलो का मास है इसका. ओके सेंटर में से इसका फोर्स जो है एक्ट हो रहा है ऑब्जेक्ट के ऊपर. ओके और इसकी जो स्पीड है कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द पेरीमीटर v रह रही है. इसमें कोई v स्क्वायर नहीं बन रही है, v हाफ नहीं बन रही है, v ही है पूरी की पूरी स्पीड. ओके तो इसकी स्पीड रेडियस के साथ अटैच्ड है. ये रेडियस है जो सेंटर से इसके ऊपर एक्ट कर रहा है या जो डिस्टेंस एक्ट कर रहा है उसे हम रेडियस बोलेंगे. और इसे हम एक फॉर्मुलाइज्ड वे में डालेंगे. कैसे डालेंगे? F that is nothing but force is equal to mass of the object multiply by speed, velocity of the object. ओके मास जितनी रहेगी उससे दुगनी इसकी स्पीड रहेगी, इसलिए हमने यहाँ पे v स्क्वायर बनाया है. ओके अब ये v स्क्वायर क्यों बनाया है इसके बारे में भी बताएंगे. और इसका जो डिस्टेंस है यहाँ से वो हमेशा r नीचे रहेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा. ओके अगर डिस्टेंस कम होता है तो फोर्स और मास के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है. ओके अब यहाँ पे इफ प्लैनेट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, then centripetal force acting on the planet towards the sun must be F is equal to mv square upon r. अगर कोई भी प्लैनेट सन के अराउंड एक सर्कुलर ऑर्बिट फॉलो करता है जो कि यूनिफॉर्म है, जैसे हमारी अर्थ, जुपिटर, ये सारे प्लैनेट्स फॉलो करते हैं एक सर्कुलर मोशन जो कि कांस्टेंट है, काफी हजारों सालों से ये कांस्टेंट है. ओके देन इसका जो सेंट्रिपिटल फोर्स जो उस प्लैनेट का सन के ऊपर एक्ट करता है वो ये फॉर्मूला से दिया जाता है. फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी स्क्वायर अपॉन रेडियस. ओके ये कहाँ से आया है? ये कहाँ से आया? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. ओके सो d अपॉन टी से हमको ये वाला इक्वेशन मिला है. ठीक है हम इसके पास भी आएंगे ये किस तरह से डिराइव हुआ है. ठीक है तो अभी यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, ये टर्म्स पढ़ेंगे वेयर m इज अ मास ऑफ द प्लैनेट, हमको पता है. v स्पीड, स्पीड जिस स्पीड से ये पूरा का पूरा रिवॉल्व हो रहा है या यहाँ पे घूम रहा है. r इज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सन. सपोज ये सन को पकड़ लो और यहाँ पे हमारी अर्थ है तो इसका जो डिस्टेंस है वो रहेगा. तो द स्पीड ऑफ प्लैनेट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन कैपिटल T as follows. The distance traveled by the planet in one revolution is equal to perimeter of the orbit. Perimeter of the orbit क्यों? क्योंकि आपकी ऑर्बिट जो है वो सर्कुलर पाथ कैलकुलेट कर रही है. अगर आपकी ऑर्बिट सर्कुलर नहीं है तो एलिप्टिकल है. अगर एलिप्टिकल है तो एलिप्स का फॉर्मूला हम बाय डिफॉल्ट 2 पाई r लेते हैं, दैट इज इक्विवेलेंट टू सर्कल का पेरीमीटर. समझा? अगर आपका कोई भी प्लैनेट है अगर वो एलिप्टिकल ऑर्बिट भी फॉलो कर रहा है तो भी हम 2 पाई r लेंगे बिकॉज इट इज इक्विवेलेंट टू सर्कल. ओके इसमें क्या रहेगा? r विल बी डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन. r विल बी ऑलवेज डिस्टेंस. जो टाइम टेकन विल बी पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन कैपिटल T रहेगा. ठीक है तो इन सारे टर्म्स को अगर हम यूज करेंगे तो हम इसको एक फॉर्मूला में ढाल सकते हैं, दैट इज v इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन. ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं. वेलोसिटी v इज नथिंग बट वेलोसिटी. ओके डिस्टेंस ट्रैवल कितना है? डिस्टेंस ये रहा हमारे पास 2 पाई r.
ये पूरा का पूरा जो सरकमफेरेंस है इट इज नथिंग बट डिस्टेंस, ये पूरा का पूरा डिस्टेंस है। तो हमने डिस्टेंस ट्रैवल को 2πr लिया क्योंकि ये सर्कुलर पाथ में मूव हो रहा है, तो हमने सर्कल का फॉर्मूला डाला। टाइम टेकन कुछ भी नहीं रहेगा बट इट विल बी कैपिटल टी। कहाँ से आया? पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, जो 365 डेज होते हैं अर्थ जैसे लेती है। जुपिटर अराउंड ना कम लेती है, जुपिटर और भी ज्यादा फास्ट मूव होता है, तो ये टी यहाँ पे रहेगा। टी इज नथिंग बट इट विल बी टाइम टेकन। ओके, अब हमने यहाँ पे क्या किया, F इज इक्वल टू mv²/r, ये वाले फॉर्मूला को हमने यहाँ पे नीचे लाया। ठीक है, इस फॉर्मूला के अंदर हम ये सारे वैल्यूज डालेंगे। ओके, हमको ये वाला जो टर्म था यहाँ पे सिंप्लीफाई करना था, इसलिए हमने पहले इस टर्म को सिंप्लीफाई किया। कौन सा? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम। ओके, एग्जैक्टली प्लैनेटरी मोशन के रिलेशन में ये वाला फॉर्मूला कैसे रहेगा हमने यहाँ पे इम्प्लाई किया। ठीक है, इस फॉर्मूला को सिंप्लीफाई करके हमने ये टर्म निकाली। अब हम ये सारी टर्म जो है इस वाले इक्वेशन के अंदर रिप्लेस करेंगे। ओके, वो कैसे करेंगे? सिंपली आपको इस इक्वेशन को यहाँ पे कॉपी करना है, उसके बाद जहां जहां पे v है v को रिप्लेस करना है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे v को रिप्लेस किया, m जैसे है वैसे ही रहेगा, मास चेंज नहीं होगा। आपका v² जो है 2πr/t द होल स्क्वायर रहेगा, स्क्वायर अपनी जगह पे वापस जाएगा। ये पूरा ब्रैकेट आपको डालना है ये पूरे इक्वेशन के साथ। ठीक है, आपका r जो है स्मॉल r विच विल बी स्मॉल r ओनली, यहाँ पे आपको कोई रिप्लेसमेंट नहीं करना है। अब आपको इसको और भी सिंप्लीफाई करना है, उसके लिए आप क्या करोगे, इन सारे टर्म्स को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसे मल्टीप्लाई कर दो, जो डिवाइड हो रहा है उसे डिवाइड कर दो। ओके, तो मैं ये इक्वेशन को सेपरेट करूंगी, ये डिवीजन की साइन कैंसिल करके बाजू में मल्टीप्लाई करके r ऊपर लेके आऊंगी। जब मेरा r डिवाइड हुआ है यहाँ पे और यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई होगा तो r ऊपर जाएगा, इसलिए आपका यहाँ पे m इंटू 2, ओके m यहाँ पे रह गया, तो ये 2 इंटू 2 विल बी 4, देन अगेन पाई एंड 2 विल बी π², और r जो है आपका वैसे के वैसे रहेगा, r² बनेगा। ठीक है, द होल अपॉन t² बनेगा। यहाँ पे कैंसलेशंस होंगे r² और r का, और यहाँ पे आपका t² आ गया। डोंट वरी, ये इक्वेशन में दोबारा से आपको एक्सप्लेन करूंगी कैंसलेशंस के साथ। सो जस्ट नाउ अभी फिलहाल के लिए समझो रफली। ओके, यू कैन ट्राई दिस सॉल्विंग ऑन योर ओन, और इसके बाद नेक्स्ट सेशन में दोबारा से मैं आपको ये इक्वेशन स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करूंगी। ओके, सो हमने यहाँ पे ये पूरा का पूरा इक्वेशन सिंप्लीफाई किया है, और यहाँ पे हमको मिला है t²। By multiplying and dividing r² on both the sides, we are getting this equation. Okay, अगेन हमने ये पूरा का पूरा इक्वेशन हमको यहाँ पे मिला है। जहां जहां पे आप कांस्टेंट को चेंज कर पाते हो वहां वहां पे आप चेंज करो। यहाँ पे मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, दैट इज r³/t²। ये कहाँ से आया? ये हमारा केपलर का थर्ड लॉ का कांस्टेंट है। ये कैसे आया हमारे पास? जो हमारे यहाँ पे r जो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया था वो यहाँ पे रिप्लेस हो गया। ओके, इफ यू सी हियर, ओके, हमारा जो केपलर है यहाँ पे रिप्लेस हो गया। अगेन आई विल टेल यू दिस वाला स्टेप। ओके, 4m π², ओके, 4m π²/r²। ओके, अगर हम अब यहाँ पे r को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे r को मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली r³ हो जाएगा। ओके, और ऊपर एक r बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको t² मिल रहा है जो कि आपका टाइम है। तो ये आप जितने भी कांस्टेंट्स रहेंगे उसको आप रिप्लेस करोगे k के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा अकॉर्डिंग टू केपलर्स थर्ड लॉ t²/r² इज इक्वल टू k, और यहाँ पे हमको उल्टा इक्वेशन मिल रहा है, r³/t² मिल रहा है, तो ये बनेगा 1/k, क्योंकि हमारे k के हिसाब से क्या है, t ऊपर होना चाहिए, r नीचे होना चाहिए, पर यहाँ पे हमें उल्टा मिल रहा है, इसलिए हमारा जो k है नीचे चला जाएगा। ओके, तो r² अपनी जगह पे आ गया, 4m π² और यहाँ पे k आ गया। सो दिस इज आवर फाइनल इक्वेशन। यहाँ पे किसी को कोई भी डाउट है स्टूडेंट्स, यू कैन ट्राई दिस इक्वेशन फर्स्ट। ये आपका आज का होमवर्क है, ये इक्वेशन आपको डिराइव करके देखना है। पहले आपको स्पीड और डिस्टेंस वाला फॉर्मूला को सिंप्लीफाई करना है,
फिर इस फॉर्मूले के साथ रिप्लेस करना है और इसको आप जितना हो सके सिंप्लीफाई करके ये डिराइव करो. यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर टेक्स्ट बुक. टेक्स्ट बुक में देख के करो स्टेप बाय स्टेप. किसी को कोई डाउट है यहां तक स्टूडेंट्स? नो. No, if you have doubts, we will again do this. Again, I'm repeating, we will again do this in next session. But again, आपको इस पे पहले आपको प्रैक्टिस करना है ये घर पे. ठीक है, ये आप एक बार सॉल्व करने का ट्राई करो अपने ओन पे और इसमें मुझे बताओ कि आपको कहाँ पे आप स्टक हो रहे हो, तो हम इसको और भी ज्यादा सिंप्लीफाई करेंगे. ठीक है, ये वाली स्टेप आप सभी को समझ में आई? जब भी हमने आर स्क्वायर को मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय आर स्क्वायर वी गेट. मैंने यहाँ पे भी आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, ऊपर नीचे भी आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया. ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिला? ये जो आर स्क्वायर है ये आर क्यूब हो गया. अगर मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, फॉर एग्जाम्पल आई शो यू हियर. ओके, आई जस्ट शेयर दिस. Is that Jamboard? Sorry. Okay. Okay here. तो हमने यहाँ पे क्या किया है? Just to give you that equation really clearly. Okay. ये वाला इक्वेशन है 4m पाई स्क्वायर इंटू आर अपॉन टी स्क्वायर. सो हमारे पास इक्वेशन है 4m पाई. ओके, 4m पाई स्क्वायर इंटू आर, पाई स्क्वायर इंटू आर द होल डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर. ठीक है, यहाँ पे क्या बताया है? मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय आर स्क्वायर वी गेट. आई होप ये वाला पार्ट सभी को क्लियर है. ये एक्सप्लेन करना है आप सभी को या डायरेक्टली मैं ये वाला पार्ट एक्सप्लेन करूं? डू यू वांट मी टू एक्सप्लेन दिस पार्ट? चलो, I'll explain this. I'll start from this step. So just forget this. जी, आते हैं यहाँ पे. ये वाला इक्वेशन है हमारे पास f इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन टी. सो हमारे मेरे पास इक्वेशन है f इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर द होल अपॉन दैट इज t. सॉरी, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, सॉरी अपॉन आर. अब ये जो है मेरे पास वी स्क्वायर का हमने यहाँ पे डिराइव किया था ऑलरेडी फॉर्मूला. तो मैं यहाँ पे जितनी सारी चीजें हैं रिप्लेस हो पाएगी वो सारी रिप्लेस कर लेती हूँ. f इज इक्वल्स टू, मास मेरा कुछ भी चेंज नहीं होगा, हमको मास को टच नहीं करना है. वी स्क्वायर को मैंने डाल दिया था 2 पाई आर अपॉन टी. ठीक है, पर यहाँ पे मेरा स्क्वायर है तो पहले मैं डालूंगी 2 पाई आर द होल अपॉन टी. ये जो स्क्वायर है आपको हमेशा ब्रैकेट के बाहर डालना है. अगर आप डायरेक्टली स्क्वायर डालोगे इसका मतलब सिर्फ आर के पास स्क्वायर है, बाकी किसी के पास नहीं है, तो रॉन्ग हो जाएगा. तो आपको ब्रैकेट डाल के बाहर स्क्वायर डालना है. दिस एंटायर इक्वेशन इज गोइंग टू डिवाइड बाय स्मॉल आर. ओके, अब मैंने क्या किया? पहले ये ब्रैकेट ओपन किया. तो हमने ब्रैकेट ओपन करने के बाद क्या टर्म्स मिले? m इंटू टू. पहले हम यहाँ पे जितना हो सके 2 इंटू स्क्वायर विल बी 4. सबसे पहले नंबर्स को लिख लेते हैं. फिर m Students, can you hear me? Yes, can you hear me? Actually यहाँ पे, yeah, actually यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चली गई है.
So in case if I get disconnected, I'm using hotspot. In case if I get disconnected, okay? तो यहाँ पे हमारे पास just I'll take 5 more minutes because इतना है नहीं मेरे पास. So यहाँ पे हमने क्या किया? 2 into 2 will be 4. m जैसे है वैसे ही रहेगा. पाई इंटू स्क्वायर विल बी पाई स्क्वायर. ये खत्म कर देते हैं, इसके बाद स्टॉप करते हैं. सो अगेन आर इंटू स्क्वायर विल बी आर स्क्वायर. ठीक है, यहाँ पे हमने द होल डिवाइड बाय हमने क्या किया, इसको आर को एज इट इज रखा. ओके, तो ये हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया है. नॉर्मली हम क्या करते हैं, आर को ऊपर लाने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे. तो हमने यहाँ पे सेम इक्वेशन यहाँ पे देखो फॉलो हो गया है. यहाँ पे क्या होगा, अभी आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है आर स्क्वायर दोनों तरफ. कैन यू हियर मी स्टूडेंट्स? कैन यू हियर मी? Okay, but I'm not. I only cannot see my screen. Everyone can see my screen, no? But it is not displayed here. Students, it's not displayed here. 1 minute. Just trying. Okay, coming back here. जी, so जी, तो हमने यहाँ पे क्या किया, आर स्क्वायर से आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है ऑन बोथ द एंड्स. ओके, तो हमने यहाँ पे आर स्क्वायर, ये ऑलरेडी हमको पूरा का पूरा इक्वेशन मिल गया था. अभी हमने क्या किया, आर स्क्वायर से डिवाइड भी किया है और मल्टीप्लाई भी किया है. तो हमारे यहाँ पे जो इधर मल्टीप्लाई करेंगे आर स्क्वायर यहाँ पे भी और आर स्क्वायर यहाँ पे भी. अल्टीमेटली अगर आप देखने जाओ, ये अगर कैंसिल करोगे तो 1 आता है दोनों तरफ. तो इक्वेशन आपका एज इट इज रहता है. जब भी आप कोई भी फॉर्मूला डिराइव करने के लिए यूज करते हो ऐसे कोई इक्वेशन, तो आपको जो ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हो वो नीचे भी मल्टीप्लाई करना है. तो मैंने बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे किया. मैंने यहाँ पे जो ऊपर मल्टीप्लाई किया वो नीचे भी डिवाइड किया है, ताकि मेरा इक्वेशन में कोई भी डिस्टर्बेंस ना आए या एक्सटर्नल फैक्टर के एडिशन की वजह से यहाँ पे कोई भी इक्वेशन की वैल्यूज चेंज ना हो. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किया आर स्क्वायर अपॉन. ठीक है, अब ये आर इंटू आर बन गया मेरा आर क्यूब. एवरीवन नोज दैट यहाँ पे मेरा आर है, ये 4 बन गया आर 4. ठीक है, अगर आप इक्वेशन को देखोगे, यहाँ पे आपको ये पूरे की पूरी वैल्यू को सेपरेट करना है. जहां पे आपको आर क्यूब मिला, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है कि हम इसको कांस्टेंट से रिप्लेस कर सकते हैं. तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, 4m पाई स्क्वायर इंटू आर रेज टू 4 द होल डिवाइड बाय आर क्यूब. ओके, सो ये हो गया मेरा इक्वेशन. जहां पे मेरा आर क्यूब आ गया, यहाँ पे मेरी पॉसिबिलिटीज है कि मुझे यहाँ पे आर क्यूब की जगह पे मुझे और भी फैक्टर्स मिल सकते हैं. मुझे टी स्क्वायर को लाना है, तो मुझे इक्वेशन वो देखना है जहां पे मैं उसको टी स्क्वायर के साथ रिप्लेस करूं. ओके, तो मैंने टी स्क्वायर का मतलब क्या है, पहले हमको देखना है पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन. ओके, तो हमने यहाँ पे सेम वही किया. ये पूरे के पूरे इक्वेशन को हमने ब्रैकेट में डाल दिया और फिर हमने इसको केपलर लॉ के साथ रिलेट कर दिया और यहाँ पे केपलर का कांस्टेंट डाल दिया. और अल्टीमेटली जो फाइनल इक्वेशन बना वो केपलर के कांस्टेंट के साथ बना. ठीक है, सो दिस इज हाउ वी गॉट दिस फाइनल इक्वेशन. ये आप एक बार ट्राई कीजिए. अगर नहीं आपको समझ में आया तो दोबारा से मैं स्टेप बाय स्टेप पीपीटी से एक्सप्लेन करूंगी नेक्स्ट टाइम. ओके, सो शैल वी स्टॉप हियर स्टूडेंट्स फॉर टुडे? आई होप यू डोंट हैव एनी डाउट्स. शैल वी स्टॉप हियर फॉर टुडे? ठीक है, आपका होमवर्क है ये इक्वेशन आपको अपने ओन पे सॉल्व करना है. ठीक है, जितना हो सके सिंप्लीफाई करके सॉल्व करना है. ओके, fine. So I'll stop our class here. I'll see you again in next class. Okay. Bye students. See you tomorrow. Bye.